हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करेंगे और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपको एक एक पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हम आपसे कम से कम एक क्वेश्चन का अगर जितने भी ऑप्शन है हम सभी को लेकर चलेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना है ताकि आपको एग्जाम में फायदा मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? पुरुष प्रवास का मुख्य रीजन क्या है? सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करेंगे प्रवास क्या होता है। प्रवास जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। प्रवास से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का या किसी देश की जनसंख्या का, किसी राज्य की जनसंख्या का या किसी क्षेत्र की जनसंख्या का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है 2 नंबर में, प्रवास से आप क्या समझते हैं दोस्तों? दोस्तों प्रवास का शाब्दिक अर्थ एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाना है, जाकर बस जाना है। आखिर क्या रीजन है दोस्तों प्रवास का, जाने का या आने का? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रवास के मुख्यतः दो कारक है। कितने कारक है? प्रवास के मुख्यतः दो कारक है। एक का नाम है अपकर्षक। क्या कारक है? एक का दोस्तों नाम है अपकर्षक, जो सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और दोस्तों एक का नाम है प्रवास का एक और कारक है, उसका नाम है प्रतिकर्षक। क्या कारक है? प्रतिकर्षक। ध्यान दीजिएगा, मतलब अपकर्षक दोस्तों आपको कैसे याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन 2 नंबर में ये बदनाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण है, किससे संबंधित है? दोस्तों अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक, अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक प्रवास से संबंधित है। प्रवास से संबंधित है। क्या होता है अपकर्षक? ध्यान दीजिएगा, अपकर्षक का आपको ट्रिक याद करने का ये है, अ से अपकर्षक, अ से अच्छा। मतलब जनसंख्या का, किसी देश की जनसंख्या का, किसी राज्य की जनसंख्या का रहन सहन की अच्छी दशा। अब जहां रहन सहन अच्छा हो, अनुकूल जलवायु, काम और रोजगार का अवसर, महामारी का न होना, शिक्षण संबंधी सुविधाओं को देखते हुए किसी देश की जनसंख्या का प्रवास करने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं अपकर्षक कारक। मतलब अपकर्षक का मेन कारण यही है कि अ से अपकर्षक, अ से अच्छा। मतलब अगर प्रवास आप करते हैं इन सभी सुविधा को देखते हुए, अच्छी अच्छी सुविधा को देखते हुए, रहन सहन की अच्छी दशा, अनुकूल जलवायु, काम और रोजगार के अवसर, शिक्षण संबंधी सुविधा को देखते हुए, इसको बोलते हैं अपकर्षक कारक। ठीक इसके दोस्तों उल्टा क्या होता है? ये है प्लस। क्या है? ये है प्लस कारक, ये है माइनस। क्या कारक है? माइनस कारक है। ठीक इसका उल्टा होता है प्रतिकर्षक। मतलब जब किसी देश की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या रहन सहन की निम्न दशा, बेरोजगारी, काम और रोजगार का न होना, महामारी, ठीक है, शिक्षण संबंधी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए प्रवास करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षक कारक। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिकर्षक कारक। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? सभी है। एक स्टूडेंट प्रवास करता है दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, शिक्षा को देखते हुए, काम और रोजगार को देखते हुए हम प्रवास कर जाते हैं। हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। व्यवसाय को देखते हुए इनमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 नंबर का ये हो गया। आप गांठ मान लीजिएगा, आपसे सेंटर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रवास में अपकर्षक कारक को लिखें। अ से अपकर्षक, अ से अच्छा। ध्यान दीजिएगा, अ से अपकर्षक, अ से अच्छा होता है। आपसे 2 नंबर में फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्कर्षक। क्या पूछा हुआ है? आप्रवास और उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं? आप्रवास और उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप्रवास मतलब इन माइग्रेशन, आ जाना, जनसंख्या का किसी क्षेत्र से किसी नए स्थान की ओर आ जाना। और इसका मतलब होता है जनसंख्या का अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे नए स्थान पर चले जाना, उत्प्रवास कहलाता है। उत मतलब उड़ जाना, जनसंख्या का चले जाना। अप्रवास मतलब आ जाना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और प्रवास किसका कारक है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या परिवर्तन का। ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ है। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः कुल कितने घटक है दोस्तों? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्यतः 3 घटक है। क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी देश की जनसंख्या में, किसी राज्य की जनसंख्या में हुए वृद्धि या कमी को जनसंख्या बोलते हैं परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन के दोस्तों 3 रीजन है। एक का नाम है जन्म दर। जन्म दर, इससे जनसंख्या में दोस्तों क्या होती है? वृद्धि होती है।
एक का नाम है मृत्यु दर, इससे जनसंख्या में क्या होती है, कमी होती है। एक का नाम है दोस्तों आपका प्रवास, क्या होता है, प्रवास, इससे भी जनसंख्या में कमी या वृद्धि को दिखाया जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। प्रवास से आप क्या समझते हैं, अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो अ से अच्छा, जो अच्छा होगा अपकर्षक, जो खराब होगा प्रतिकर्षक, ठीक है। महामारी खराब है, बेरोजगारी खराब है, निम्न जलवायु खराब है, रहन सहन की निम्न दशा खराब है, तो प्रतिकर्षक कारक हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर स्पष्ट करें, और क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्प्रवास और अप्रवास किसके कारक हैं, तो प्रवास के कारक हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अप्रवास में दोस्तों क्या होता है, जनसंख्या किसी क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में आ रही है, तो यहाँ जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। उत मतलब उड़ जाना, यहाँ जनसंख्या में कमी हो जाएगी। जैसे दोस्तों कह दीजिए ऑप्शन ए बिहार है, ऑप्शन ए बिहार है, और ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, झारखंड है। क्या है, झारखंड है, दिल्ली है। यहाँ से जनसंख्या दिल्ली चली गई काम और रोजगार को देखकर, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि, इसको बोलते हैं उत्प्रवास। यहाँ से जनसंख्या बिहार वापस लौट गई, आ गई, इसको बोलते हैं अप्रवास। यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ से लौट गई, इसको बोलते हैं उत्प्रवास, ठीक है, अप्रवास बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था मेन एग्जाम में कि भारत में पुरुष प्रवास तो सही है, क्वेश्चन पूछा हुआ था भारत में महिला प्रवास का मुख्य रीजन क्या है, भारत में महिला प्रवास का मुख्य रीजन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। महिला प्रवास का मेन रीजन क्या है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में महिला प्रवास का मुख्य रीजन विवाह है। ऑप्शन आयोग ने ऑप्शन बी को माना था, विवाह को माना था, क्योंकि लड़कियों की शादी के बाद, लड़कियां शादी के उपरांत ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मायके, ससुराल चले जाती है, ससुराल चले जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रीजन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक सड़क घनत्व और विश्व में सबसे अधिक सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या, क्या चीज, विश्व में सबसे अधिक सड़क घनत्व और वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है, और विश्व का सबसे सघनतम दोस्तों रेल तंत्र अमेरिका देश में पाया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। वर्तमान में इसमें कुल 50 राज्य हैं, और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के 50 राज्य डोनाल्ड ट्रंप हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन ऑप्शन डी हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगर एशिया की दोस्तों बात करें तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दोस्तों महाद्वीप कौन है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, एशिया है। और जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप, जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप दोस्तों कौन है, जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखने से पहले बात करते हैं विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली, दोस्तों विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 में इंग्लैंड में चली, डार्लिंगटन से स्टॉकटन के बीच। इसको क्वेश्चन को इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है भूगोल में। विश्व की पहली रेलगाड़ी डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड के बीच चली, इंग्लैंड में चली, ध्यान दे 1825 में चली, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन देखिए, ये बोलते हैं ना बिना क्वेश्चन देख 1825 में, ठीक है, इसका आंसर यह हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोले हम। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली दोस्तों, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड के बीच चली, डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड के बीच चली, ध्यान दीजिएगा, डार्लिंगटन से स्टॉकटन के बीच चली, ठीक है, स्टॉकटन के बीच चली, ध्यान दीजिएगा। अगर हम भारत की दोस्तों बात करें तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी, भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, ध्यान दीजिएगा, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1925, 1822, 1826 ने कुछ नहीं पूछा हुआ है, कुछ नहीं, यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना, ध्यान दीजिएगा,
दोस्तों यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, बनने की संभावना है, और 110% ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है, 121 करोड़ है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। तब क्वेश्चन पूछा है भारत की जनसंख्या घनत्व, हम पूरे देश की बात करें, भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाली लोगों की कुल जनसंख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। और अच्छा तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी देश की जनसंख्या, सॉरी हाँ, किसी देश की जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा जनसंख्या घनत्व बराबर, आपको रूल याद कर लेना है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, ऐसे याद कर लेना है। अब ऐसे कुल क्षेत्रफल, क्योंकि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था, किसी राज्य की जनसंख्या 15 लाख है और उस राज्य का क्षेत्रफल 15,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो डेंसिटी कितनी हो गई, तो ध्यान दीजिएगा, उसको आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ऊपर कुल जनसंख्या 15 लाख, नीचे 1500, 00 काट लीजिएगा, 1000 या 100 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 121 करोड़, दूसरा 382। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी, दोस्तों भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों इन 74.4% में 80.9% केवल पुरुषों की जनसंख्या है और महिलाओं की जनसंख्या, फीमेल की जनसंख्या 64.4% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, गांठ बांध लीजिएगा। क्वेश्चन पहले जैसा एग्जाम में आना अब बिल्कुल नहीं है, आपको गांठ बांध लेना है। पूरे भारत की जनसंख्या का साक्षरता दर, पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों का 80.9% है, महिलाओं का 64.5% है। अगर दोस्तों ये साक्षरता दर का रिपोर्ट है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों राज्य है केरल। कौन राज्य, केरल। सबसे कम अपना बिहार है, सबसे कम अपना बिहार है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे डाटा आएगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों बात करेंगे 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है। बिहार है, जहां पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों क्या बना हुआ है, सबसे ज्यादा ये था, सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश की है, मात्र 17 व्यक्ति पी से पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, अब दोस्तों लिंगानुपात क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का मतलब हुआ किसी देश की जनसंख्या में, किसी राज्य की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात, लिंग अनुपात, मेल और फीमेल के बीच के अनुपात को बोलते हैं लिंगानुपात। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो राज्य है केरल। कौन राज्य है, केरल। सबसे कम है हरियाणा का, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा का आगे है। अगर बात कर लेते हैं मानव विकास की दोस्तों, मानव विकास में, तो मानव विकास में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का है, तो दोस्तों वो भी है केरल। कौन राज्य है, वो भी है केरल। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है मानव विकास छत्तीसगढ़, किसका है, छत्तीसगढ़ है। ध्यान दीजिएगा,
मतलब इतना बताने का मेन पर्पस खुद को परफेक्ट बताना नहीं है। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, न चाहते हुए भी आपको ये सारा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। ये सारा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है 1106 है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम हरियाणा का है, सबसे उच्च स्थान केरल का है मानव विकास सूचकांक में, सबसे कम छत्तीसगढ़ का है। और 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें से पुरुषों का 80.9% है, महिलाओं का 64.5% है। और पूरे भारत की इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिंदी जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और कुल आबादी 121 करोड़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लाल कॉलर का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन ह्यूमन एक्टिविटीज से है। आपके एग्जाम का आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या चीज? ह्यूमन एक्टिविटीज आपका एक चैप्टर है। अब पूरे मानवीय क्रियाओं को ध्यान दीजिएगा। मनुष्य अपनी जीविका या आजीविका को चलाने के लिए जो कार्य करता है, जिनसे उनसे आय की प्राप्ति होती है, यह तय नहीं है, उसको बोलते हैं मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज। और वैसे भी पूरी मानव क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में रखा गया, जिसमें से प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि पंचम क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ श्रमिक क्या कहलाता है दोस्तों, तो दोस्तों पंचम क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ श्रमिक स्वर्ण कॉलर कहलाता है। स्वर्ण कॉलर, ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर स्वर्ण कॉलर कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है? मनुष्य, ऐसी क्रियाएं जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से किसी संसाधन का उपयोग करता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रिया बोलते हैं। जैसे कृषि, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, कृषि कौन सा क्रियाकलाप है? दोस्तों कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट मतलब हंटिंग करना हुआ प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है। मछली, पशुपालन प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, मछली पालन प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसी क्रियाएं जिसमें मनुष्य प्रकृति के संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उद्योग धंधा किस में दोस्तों आ जाएगा? उद्योग धंधा और व्यापार द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। व्यापार को हम तृतीय क्रियाकलाप बोलते हैं या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मानवीय क्रियाओं को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष। आज से 1-2 वीडियो में हम बताए थे भारत में 1921 की जनगणना को, भारत में 1921 की जनगणना को महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 1971 की बात करेंगे दोस्तों, तो जिनका भी पॉलिटिकल साइंस होगा गांठ बांध लीजिएगा। 1971 की जनगणना के आधार पर ही भारत में लोकसभा की सीटों का तय हुआ है। लोकसभा की सीटें तय की गई है। 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या तय की गई है, जो 2026 तक यथावत बनी रहेगी। 2026 तक यूं ही बनी रहेगी। 2026 के बाद लोकसभा की 550 सीटों से बढ़कर सीटों की संख्या ज्यादा कर दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर जनगणना की दोस्तों बात हो रही है, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में हुई थी, जो असफल रही। और भारत में संपूर्ण रूप से सर्वप्रथम जनगणना, संपूर्ण शब्द कहेगा तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इस समय लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड मेयो थे तब लॉर्ड रिपन, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है और एग्जाम में, हिस्ट्री, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपसे ये वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी एग्जाम में हुबहू पूछा हुआ था और हिस्ट्री में हुबहू। मतलब जिस वर्ष एग्जाम था दोस्तों, उस वर्ष एग्जाम में 2024 या 23 के एग्जाम में हिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन था और ज्योग्राफी में सेम क्वेश्चन था कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई। सबसे पहले 1872 में हुई थी। संपूर्ण रूप से कब हुई? 1881 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण की धमनियां क्या क्या है? परिसंचरण की धमनियां क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा।
इनमें से सभी हो जाएगा, सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब परिवहन के लिए धमनी, जैसे क्या होता है धमनी दोस्तों, हमारे शरीर में शीरा और धमनी दो होती है। क्या होता है धमनी, धमनी क्या होता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लाकर हमारे हृदय को दे देता है, जहां फिल्टर होता है, और शीरा उस शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में फेंक देता है। मतलब धमनी सेम रीजन है, धमनी या शीरा तीनों को बोलते हैं मेन पर्पस परिवहन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवहन को बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट में ये तीनों शामिल होगा। सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन, सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत 1923 में हुई थी। इंटरनेट सेवा बहाल 1998 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंपास कहाँ स्थित है, बदनाम क्वेश्चन है, पंपास कहाँ स्थित है। पंपास क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, वेल्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेल्स घास का मैदान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है, ये ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है दक्षिण अफ्रीका। क्या चीज, दक्षिण अफ्रीका में है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है दक्षिण अफ्रीका। पंपास कहाँ है, उत्तरी, पंपास दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान दीजिए, अर्जेंटीना। कहाँ पे, अगर दक्षिण अमेरिका देगा तो सही है, पंपास एक प्रकार का घास का मैदान है, घास का मैदान है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये देगा तो ये सही है, नहीं तो देगा इसका देश अर्जेंटीना, क्या देगा, अर्जेंटीना देगा, ध्यान दीजिएगा। पंपास याद कर लीजिएगा, वेल्स याद कर लीजिएगा, प्रेयरीज, क्या चीज, प्रेयरीज याद कर लीजिएगा, प्रेयरीज, प्रेयरीज याद कर लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका याद कर लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। कभी जनजाति के बारे में बता देंगे, कांगो, ठीक है, पापुआन न्यूगिनी, सबसे इसके बारे में बता दिया जाएगा, इतना याद कर लीजिएगा। अगर गलती से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है, तो स्टेपिज यूरेशिया, क्या चीज, यूरेशिया, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, स्टेपिज यूरेशिया। अब इतना बताने का दोस्तों मेन रीजन था क्योंकि इतना पढ़ाया जाता है ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन बैच में ये बताया जाता है, ऑफलाइन में ये भी है और ऑफलाइन में ये भी है, और कुछ मत याद करना है तो आपके एग्जाम में 12th के एग्जाम में ये सब पूछ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, पूछने की संभावना 110% है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्मिंघम, बर्मिंघम क्या है, तो बर्मिंघम लोहा से संबंधित एक क्षेत्र है जो ग्रेट ब्रिटेन में है, कहाँ पे है, ग्रेट ब्रिटेन में है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है, राइन जल मार्ग कहाँ स्थित है, दोस्तों राइन जल मार्ग जर्मनी में है, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ठूस ठूस के बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में क्वेश्चन अब नहीं है, तो होगा तो बता देंगे। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनता है, कच्चा लोहा, लोहे के कुल मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, बार बार बता दिया जा रहा है। हेमेटाइट, क्या चीज, हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, लिमोनाइट, चौथा साइट सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट। और लोहा के उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों प्राप्त है उड़ीसा को, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, उड़ीसा को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। लोहा में मैग्नीज मिलाकर हम इस्पात बनाते हैं, इस्पात, ध्यान दीजिएगा, इस्पात बनाते हैं। सोना में कौन आ गया दोस्तों, सोना में आगे है कर्नाटक कोलार की खान, जिसपे बना था मूवी KGF, क्या बना, KGF। अभ्रक में हमारे भारत का स्थान प्रथम है, अभ्रक उत्पादन में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। और अभ्रक कोडरमा, एक कोडरमा जिला है, कोडरमा एक क्षेत्र है जो झारखंड में है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और 2009 से लेकर 2024 तक एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछने की संभावना 110% है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। परिवहन, संचार, सेवाएं, अरे सभी का मेन पर्पस सेवा देना है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, और ट्रांसपोर्ट में जितने आएंगे सब आएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सब आएंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी जो, अब ये क्या समझाना है, क्या होगा, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, अब जा रहा है तो क्या होगा दोस्तों, उड़ जाएगा, पतंग, कौवा उड़, चिड़ई उड़, उड़ जा रहा है मतलब क्या होगा, उत्प्रवास, क्या होगा, उत्प्रवास।
और आना मतलब आप्रवास, आना मतलब आप्रवास, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? उत्प्रवास होगा, ध्यान दीजिएगा। उड़ रहा है, जा रहे हैं, न तो जाते हैं उत्प्रवास, आता है तो अप्रवास, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत? अब इतना पढ़ाने के बाद आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब आप अभी तक तैयारी में अपना बेस्ट योगदान नहीं दे पाए हैं, ध्यान दीजिएगा। तैयारी में और 400 प्लस नंबर उसी का आता है जो हर एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करता है, डेली सॉल्व करता है, लिखता है, याद करता है। वरना इतना इजी होता पढ़ाई तो हर घर में एक एक नौकरी होता। इसके लिए तपना पड़ता है, हम जैसा निकम्मा भी तप रहा है, आप भी तपिएगा, ठीक है ना? तपना पड़ेगा इसके लिए। विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, कितना प्रतिशत? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे क्या बोले अभी, अगर इतना इजी होता पढ़ाई तो हर घर में नौकरी होता, ठीक है? इसीलिए पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है, बस मेहनत करने। अब इतना हम बता रहे हैं आपको, कठिन नहीं है, ये वो है, दिस है। हम खुद पढ़ाई करते तो हमको ऐसा झेलना होता है डेली सब चीज, ठीक है? लेकिन झेल कर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, न चाहते हुए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं 400 प्लस नंबर लाना, ठीक है? हम समझे क्या बोले आपसे? अगर आप चाहते हैं 400 प्लस नंबर, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? और एक एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, अभी नहीं बैठ गए हैं 20 क्वेश्चन याद लगता है, याद किए, कुछ नहीं होने वाला है। उसको आप कीजिए एनालिसिस, एक बार बनाइए क्वेश्चन, क्या गलत है, फिर सोचिए ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन बी क्या। आखिर वो ऑप्शन ए बी सी डी 12th एग्जाम का ही ना दिया हुआ है, ऐसे याद कीजिए आप लोग। कल्पक्कम किस राज्य में है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कल्पक्कम और कुंडलकुल्लम तमिलनाडु में है। ये कल्पक्कम और कुंडलकुल्लम तमिलनाडु राज्य में है। और ये क्या है? ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। गुजरात में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? काकरापार है, ध्यान दीजिएगा, ये भी गांठ बांध लीजिएगा। कर्नाटक में कौन है? कैगा, कर्नाटक में कैगा है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? महाराष्ट्र के तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित की गई थी, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान एल्युमिनियम। अरे खाली ऐसे लिखना, आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम से संबंधित कौन अयस्क है? बॉक्साइट है। इसके उत्पादन में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात कर रहा है गोवा की, सॉरी उड़ीसा को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोवा की बात करेगा, 12th एग्जाम की बात करेगा और ज्योग्राफी की बात करेगा तो क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? राज्य हो जाएगा गोवा। लेकिन गलती से एग्जाम में ये पलट दे, पूरा पूछ दे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? नगरीय जनसंख्या वाला खाली राज्य पूछ देगा, महाराष्ट्र है। अंतर समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है? गोवा। नगरीकृत राज्य गोवा है। परसेंटेज के हिसाब से नॉर्मली पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है, ध्यान दीजिएगा। चाय के उत्पादन में कौन आगे है? चाय में असम आगे है। सर्वप्रथम तेल कुआं की खोज कहाँ हुई थी? असम में हुई थी। कहाँ है डिगबोई? डिगबोई असम में। नहरकटिया असम में। सुरमा घाटी असम में है, ध्यान दीजिएगा। कॉफी में कौन आगे है? तो कॉफी में सोना में कौन आगे है आगे कौन? कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। भद्रावती कर्नाटक में। मंगलोर कर्नाटक। तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। क्वेश्चन पूछा हुआ है भद्रावती कहाँ स्थित है? क्या पूछा अगला क्वेश्चन? भद्रावती कहाँ स्थित है? तब पूछेगा, पूछा हुआ है शिव समुद्रम कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम कर्नाटक में है। मंगलोर 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मंगलोर कहाँ है दोस्तों? तो मंगलोर है कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा। अब इतना क्वेश्चन बताने का मेन रीजन यही है, आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जो खासकर 12th एग्जाम में पूछा हुआ है। आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यही सब क्वेश्चन याद नहीं होता है। नॉर्मली क्या लीजिएगा, टारगेट बुक, ब्रिलियंट बुक, यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर, यहाँ ये सब क्वेश्चन आपको नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ये सब क्वेश्चन आपको बाई चांस किसी बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, मंगलोर है, ये सारा क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी साइड बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारे पास जरूर मिलेगा। मेगा माइंड आर्ट्स क्लास जिंदाबाद जिंदा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, रिन्यूएबल, जिसको हम प्राप्त दोबारा कर सकते हैं, कौन है? सौर ऊर्जा है दोस्त। अरे यार, अपने बाप का थोड़ी है सौर ऊर्जा, सूर्य भगवान सबके बाप का है, सौर ऊर्जा है। ये तीनों क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय या परंपरागत। क्या बोलेंगे? परंपरागत। परंपरागत का एक और नाम है अनवीकरणीय। दोनों जो है सब भाई जुड़वा। और पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय या परंपरागत है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला कहाँ पे है दोस्तों? पहला क्वेश्चन, बैलाडीला कहाँ पे है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है और लोहा से संबंधित एक क्षेत्र है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोयला में, लोहा में कौन आ गया दोस्तों? तो लोहा में उड़ीसा आ गए हैं। फिर दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। कोयला में कौन आ गए हैं? तो कलुआ, कलम, कोयला। कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार, कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला दोस्तों एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि है कोयला पीट, भूरा कोयला लिग्नाइट। और भारत में 90% भूभाग पर कौन कोयला? बिटुमिनस। इसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। कोयला में कौन आगे है? छत्तीसगढ़ आगे है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तांबा में कौन आगे है? तांबा में मध्य प्रदेश आगे है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल का कितना % अलवणीय है? अलवणीय है, ध्यान दीजिएगा। खैर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से उचित है नहीं है, उचित है नहीं है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, हम भी तो देखें कितना उचित है कितना अनुचित है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पुराना हो चुका है, अब पुराने सामान्य एग्जाम में अब नहीं पूछेंगे, लेकिन आप इसका आंसर दीजिए। हम कमेंट बॉक्स में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 18, कितने लोग देते हैं आंसर? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था इसमें, अब क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन 18 और 13 का आंसर देख, ये तो इजी है, ये तो बखर इजी है। हम देखते हैं दोनों का आंसर कौन देता है, कमेंट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, गुरु महिसानी खान, गुरु हिसानी खान, गुरु महिसानी होगा मेरे ख्याल से, गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित लोहा होगा? इसका आंसर, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब इतना गौर से आप पढ़ रहे हैं, मतलब आपको कम से कम 5 दोस्तों को जो आपकी तरह बिल्कुल सीधे सिंगल मतलब अच्छे खासे होंगे, आप उन कम से कम उसको शेयर कीजिए, 5 दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। धात्विक खनिज तीनों, इसमें क्या समझना, इस क्वेश्चन लॉजिकल है यार, ये क्वेश्चन। मैग्नीज में, तांबा में मध्य प्रदेश आगे है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे है? मात्रात्मक क्रांति, अरे मानव भूगोल, क्या होता है? मानव भूगोल। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर से, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? क्या होगा आंसर? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी के अस्थायी, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव पूरी तरह वातावरण से संबंधित होता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव को आजीवन झेलता रहता है। अर्थात प्रकृति का मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसे मानव भूगोल कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मानव भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल को। क्या बोलते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक रैटजेल को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। गलती से पूछ दिया कि फ्रेडरिक रैटजेल की पुस्तक कौन है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफिया, एंथ्रोपोजियोग्राफिया पुस्तक है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफिया पुस्तक किसकी है? रैटजेल की पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। इतना क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, भर भर के ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन गलती से ये पूछ देगा, संभववाद की परिभाषा, सोचे बता देते हैं, क्या पता कहीं पूछ ही दे। संभववाद की परिभाषा किसने दिया था दोस्तों? तो संभववाद की परिभाषा फ्रांस के विद्वान लुसियन फेब्रे ने दिया था, लुसियन फेब्रे ने दिया था, ध्यान दीजिएगा, लुसियन फेब्रे। पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है, लुसियन फेब्रे का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान की डाटा पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन हम मान के चलते हैं विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला होना चाहिए। पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी जनसंख्या में काफी उछाल आ गया है आप लोग के बदौलत, मतलब कोरोना काल में इसकी काफी बढ़ गई थी, ठीक है, ऐसा बताया गया। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक। ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सही है क्योंकि बता दिया, अभी जस्ट बताया हमको। ये वाला क्वेश्चन आपको अभी जस्ट बता दिया गया है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रैटजेल, क्वेश्चन वही पूछा है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है कार्ल रिटर, इनका पूरा नाम है कार्ल रिटर, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कार्ल रिटर का संबंध किस देश से है, जर्मनी से। किससे है, जर्मनी से है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपका इतना क्वेश्चन हो गया। लगभग हमको लगता है अगर पूरे क्वेश्चन की बात करें, अगर गिन गिन के बात करें, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बात करें, तो हमको लगता है कि अगर 24 क्वेश्चन है ये, तो 24 का 3 गुना कीजिए, टोटल 72 हो जाएगा। लगभग 70 से 72 क्वेश्चन से ज्यादा हमको लगता है कि कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ आपको रिवाइज करा दिए होंगे। बस आपको अब आपकी प्रॉब्लम है, आप याद कीजिए, नहीं कीजिए। अब आज मेरे यहाँ पढ़े, कल वहां पढ़ लिए, कल वहां पढ़ लिए, सबका लेकर बैठे हुए हैं, कुछ घंटा कुछ याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है आपको। इसलिए कहीं भी पढ़िए, एक एक क्वेश्चन लिखिए, जो क्वेश्चन को नहीं आ रहा है वो लिखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, अब उसको लिख रहे हैं दयाराम साहनी ने किया था, भूतनी के क्वेश्चन हमको याद है, क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्वेश्चन हम ये वाला, हम ये लिखेंगे कि किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया, हड़प्पा, वो लिख सकते हैं। ये क्यों लिखेंगे 1921 में खोज हुआ दयाराम साहनी, कौन नदी, रावी नदी, कहाँ पे, पाकिस्तान में, कौन जिला, मांटोगरी जिला। ये सब हर बच्चे को पता है आपको, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका